नमस्कार। तो आज के सेशन में हम बीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए है, हालांकि लखनऊ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के लिए हमने बनाया है, लेकिन अगर आप अदर यूनिवर्सिटी में हैं तब भी ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने सिलेबस तो देख ही रखा होगा। इसमें हमने सारे सेगमेंट को शामिल करने की कोशिश की है, ठीक है। एक सेगमेंट हमारा छूटा है इंग्लिश का, और दूसरा जो है वो मैथ का। मैथ इन द सेंस कि जिसमें रीजनिंग आती है, मैथ के एक आध दो क्वेश्चन रहते हैं, बाकी रीजनिंग ही रहती है। तो 2 सेगमेंट हमारे यहाँ पे छूटे हैं, बाकी सारे जैसे हिंदी हो गई, जीके जीएस हो गया, ठीक है, भूगोल, नागरिक शास्त्र और इतिहास, सारे विषय को हमने यहाँ पे कवर अप कर दिया है। 25-25 क्वेश्चन का सेट है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बियॉन्ड बिल्कुल नहीं जाने वाला है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिएगा, इससे आपको अंदाज़ा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम, और सारे सेशन को आप यहाँ पे बिना स्किप किए देखेंगे। सो आई होप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा, ठीक है। इसके बाद कोई एक किताब दे देगा उसका नाम। तो कुछ चीज़ें जो है जैसे ग्रामर वाली चीज़ें जो होती है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे जो व्याकरण की चीज़ें होती है, जो ग्रामर की चीज़ें होती है, उनको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि उनका जो एक तरीका होता है पूछे जाने का तरीका, तो वो चीज़ें अगर हम देख लेंगे तो बड़े आसानी से 15 से 20 क्वेश्चन तक बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 4-5 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कुछ ऐसे होते हैं, 4-5 भी से भी कम, यहाँ नहीं 2 या 4 मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे किसी बुक का नाम दे दिया तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ पे फोकस करना है कि आपको वही चीज़ें पढ़नी है जिसमें आपका नंबर जो है बहुत ज़्यादा उठ जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो जो है लंबा हो जाता था, मैं सारे पेपर को एक ही में डिस्कशन कराता था, तो अब मैं क्या करूँगा, पार्ट वाइज डिस्कशन कराऊँगा। तो 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, इससे आपको भी यहाँ पे आसानी रहेगी। और दूसरी चीज़ कि हमने यहाँ पे पेपर तैयार कर लिया है, कुछ ही दिनों में आपको PDF जो है पिछले 10 सालों का वीडियो, ठीक है, पिछले 10 साल जो पेपर जिस तरीके से पूछे गए हैं, और कुछ मॉडल पेपर हमने तैयार रखा है। तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा, अभी मत जाइएगा आप, जब मैं बताऊँगा एक दिन, ठीक है, स्पेसिफिक दिन, 1 या 2 दिन में। तो आपको वहाँ पे जाना है, अपने कोर्स का नाम लिखना है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ठीक है, और मैसेज कर देना है, PDF नीचे लिखकर मैसेज कर देना है। तो वो जो मैं अगर रहूँगा तो मैं आपको दे दूँगा, अगर दूसरा कोई रहेगा तो दूसरा आपको PDF जो है प्रोवाइड करा देगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सामान्य हिंदी के जो 25 प्रश्न जो है हर साल जो पूछे जाने की संभावना रहती है, पेपर पैटर्न मैं बता दूँ कि सेम ही रहता है, तो आपको इस चीज़ को लेकर यहाँ पे चिंता नहीं करनी है। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगवादी कवि है। देखिए, इन सब पे बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, जो मैं पेपर डिस्कशन करा रहा हूँ अगर उन्हीं को आप रट लेते हैं तो ये मोर देन इनफ होगा, क्योंकि यही बार बार क्वेश्चन जो है हर दूसरे साल पहले साल रिपीट होते हैं। तो मुक्तिबोध अगर इसमें देखा जाए तो क्या है, ये प्रयोगवादी कवि है, ठीक है। बाकी आप निराला, रामकुमार वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये कौन कौन से कवि हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। देखिए, आप अगर बताएंगे तो डेफिनेटली मुझे भी खुशी मिलती है। इससे क्या होगा कि आपका भी यहाँ पे जो चीज़ें हैं माइंड आप सर्च करेंगे तो वो एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न यहाँ पे निकलने की संभावना रहती है। बीजक किसकी रचना है, सभी जानते हैं कबीरदास की रचना है। रानी केतकी की कहानी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ईशा अल्लाह खान। बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं भी बोर हो गया हूँ, क्योंकि एक पैटर्न समझ में आ गया आप लोगों को, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पे सॉल्व कराते रहेंगे। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से रीतिकालीन कवि नहीं है। नहीं है पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बिहारी, घनानंद, दोनों को आप जानते ही हैं। बोधा को कोई लोग नहीं जानते होंगे, तो कई लोग नहीं जानते होंगे, तो बोधा भी जो है ये रीतिकालीन कवि हैं। जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर ये रीतिकालीन कवि नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर रीतिकालीन कवि पूछता है तो आप इस यहाँ पे बिहारी, घनानंद या फिर बोधा में से किसी एक को दे देगा। बोधा के देने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि घनानंद और बिहारी दोनों को जानते हैं हम लोग। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम क्या है। बार बार हर साल आपने देखा होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म अज्ञे। तो प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना, देखिए कॉन्फिडेंस कैसे आता है जब आप पिछले 15 साल के पेपर करेंगे और 2-4 पेपर जब सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ें फिर प्रश्न जब रिपीट होगा तो वो कंठस्थ हो जाता है दिमाग में, ठीक है। जब कंठस्थ हो जाता है तो वो चीज़ जब सामने आती है तो और कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है कि हाँ इसके बाहर नहीं आने वाला है, और पेपर में वही चीज़ें आती भी हैं। अधीश्वर का संधि विग्रह, तो ये क्या हो गया, व्याकरण का सेगमेंट हो गया, जो कि हर बार पूछा जाता है। तो अधिधन ईश्वर, ठीक है। इसी प्रकार से अब जीवन के हैं कपि आस न कोय, कनगुरिया के मधुरय कंगन होए में कौन सा रास की व्यंजना हुई है। तो विप्लव श्रृंगार यहाँ पे प्रस्तुत है, लेकिन आप यहाँ पे पढ़िएगा मत, क्योंकि संयोग और वियोग और करुण और अद्भुत यही सामान्य रूप से पूछे जाते हैं।
तो कई बार क्या है बड़े अटपटे पूछ लेते हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा संयोग तो है नहीं इसमें, अद्भुत भी नहीं है, करुण रस हो है ही नहीं। तो इसको इस प्रकार से यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेट मेथड को भी यहाँ पे आप अपनाइएगा। अगला है कि देश की धीमी प्रगति को देखकर आपको कौन सी कहावत याद आती है? 9 दिन चले 2.5 कोस, ठीक है। धीमी प्रगति, ठीक है, अर्थात 9 दिन चले 2.5 कोस। इसी प्रकार से अगर देखा जाए, को कही सके प्रयाग प्रभाव, कलुष 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 पुंज कंजुर मृगराऊ में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, ठीक है। आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, उपमा में क्या होता है कि जब जो है एक चीज़ों को दूसरी चीज़ों से समानता व्यक्त की जाती है। रूपक में क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ मान लिया जाता है, जैसे राम के चरण जो है वो कमल हैं, ठीक है। संदेह में क्या होता है, संदेह में क्या होता है कि संदेह होता है कि नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी। इस तरीके से आपने बचपन से पढ़ी होगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हम अगर बात करें तो यहाँ पे 10वां प्रश्न है कि किसी गांव का जमींदार यदि कंगाल हो जाए तो भी ग्रामीणों पर झूठा रोब जमाए तो कौन सी कहावत सटीक बैठती है? तो कहावत से 1-2 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए इनके प्रश्नों का पूछे जाने का जो तरीका होता है, कई बार जो है इससे 2 प्रश्न पूछ लेंगे, कई बार 1 प्रश्न पूछ लेते हैं, बस अंतर बस इतना ही आता है। बाकी प्रश्नों की जो तैयार करने का जो पैटर्न है वो सेम ही रहता है हर साल। इसी तरीके से देखा जाए कि किसी गांव का जमींदार यदि कंगाल हो जाए तो भी ग्रामीण पर झूठा रोब जमाए है, इसमें कौन सी कहावत है? कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। मतलब कि जमींदारी तो उसकी चली गई है, लेकिन जो जमींदार होने पर जो उसके अंदर जो ऐठन थी, यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जो उसके अंदर जो प्रभाव था वो उसका व्यक्ति तो अभी तक नहीं गया था, इसलिए कहा गया है कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। तो आप भी यहाँ पे अगर सॉल्व कर रहे होंगे हमारे साथ तो आपको भी लग रहा होगा कि बड़े आसान पेपर हैं, तो इसी तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए मैंने लाया है जो पिछले साल पूछे गए हैं, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। आकाश कुसुम का अर्थ क्या होता है? तो असंभव, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग होगा। नील कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय। समास पढ़ लीजिएगा, संधि विच्छेद थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, इसके हिसाब से। कनिष्क का विलोम क्या है? कनिष्क मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा हो जाता है। ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करने वाला को एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? तो ईश्वर की सत्ता पर जो विश्वास करता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? आस्तिक, ठीक है, जो भगवान में विश्वास रखता है। नास्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। बार बार यही प्रश्न जो है वो रिपीट क्वेश्चन है, जो कि मैं बार बार बताता हूँ, ठीक है। जब आप पिछले साल के पेपर्स जो हैं देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा। अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है? कक्षा 5 में थी, कक्षा 5 में, ठीक है। इसके लेखक कौन है अंधेरी नगरी के? तो आपको इसको बताना है, ये नाटक कविता है, ठीक है, नाटक है। किस विधा की रचना है? ये कृति है, तो ये नाटक है। इसके रचनाकार कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है उर्वशी। और गोदान किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। गोदान के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है या फिर जयशंकर प्रसाद है? ये आपको कमेंट बॉक्स में माध्यम से बताना है, ठीक है। गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास है ये। और इसके लेखक कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतेंदु मंडल के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जो हैं भारतेंदु मंडल के लेखक है। इसी प्रकार से पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये है चंद्रप्रदायी की। और आकर्षण का विलोम क्या है? तो अपकर्षण, ठीक है, मतलब विकर्षित करना एक तरीके से कहा जाए। आँखों पर पर्दा पड़ना अर्थात इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? सही बात न समझना। और गगनचुंबी में समास कौन सा है? तो कर्मधारय समास है। और इसी प्रकार से 24 नंबर है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो मुश्किल से 2 घंटे का वीडियो होगा, सारी हिंदी का जो है जो मेन कॉन्सेप्ट है मैं वो चीज़ें पढ़ा दूंगा, ठीक है। 2 घंटे का वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ समेट दूंगा, क्योंकि बार बार आपको ढूंढना ना पड़े। लेकिन आपकी अगर डिमांड आती है तो, अदरवाइज़ अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अदर सोर्सेज भी हैं, यूट्यूब पे भी कई वीडियो हैं, तो उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। जो इंद्रियों से परे हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो अतीन्द्रिय होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा लास्ट प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो विनय पत्रिका जो हमारी वो व्रज भाषा में लिखी गई है। तो आई होप कि आपको 25 प्रश्न जो है समझ में आ गए होंगे। तो मैक्सिमम जो है 10 मिनट का हमारा वीडियो बनेगा। इसी प्रकार से अगर आपकी डिमांड आती है तो लगातार ये सेशन चलता रहेगा, ठीक है। किस देश का संविधान जनमत संग्रह की व्यवस्था करता है? तो जनमत संग्रह यहाँ पे व्यवस्था करता है, यानी लोगों को यहाँ पे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ठीक है। तो लोग यहाँ के सब कुछ होते हैं। जब आप स्विट्ज़रलैंड का संविधान पढ़ेंगे तो यहाँ जनमत संग्रह की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड का संविधान जो है जनमत संग्रह की व्यवस्था करता है। और अगला प्रश्न हमारा है, जनमत संग्रह मतलब इन द सेंस कि जैसे क्या होता है कि कोई भी अगर निर्णय लेना होता है
तो जनता की राय ली जाती है, ठीक है। अब भारत जैसे देश जो से 130 करोड़ जनसंख्या आबादी है, तो अगर एक एक व्यक्ति की यहाँ पे अगर संग्रह लेंगे, जनमत संग्रह लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड की जनसंख्या कम है, इस वजह से वहाँ पे जनमत संग्रह लिया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि किस देश में राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को डायट कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ संसद कहा जाता है, तो जापान में जो है उसको डायट कहा जाता है। संसद को क्या कहा जाता है? डायट। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है कि किस देश में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत जो है, तो बेसिकली नागरिक शास्त्र विक्स में जो है वो संविधान से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जैसे कुछ मैं प्रश्न बीच बीच में बताता रहूँगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे बलसावा संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को जाना जाता है? नहीं, सूक्ष्म संविधान किसे जाना जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को, बलसावा संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष जो 3 शब्द जोड़े गए थे, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और किस सन में जोड़े गए थे ये भी बताना है। मैंने प्रश्न का जैसे हालांकि उत्तर दे दिया है आपको, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे प्रयास करना है। 44वां संविधान संशोधन यानी 44th अमेंडमेंट कब हुआ था? वो 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था, ठीक है। इस बात को आपको यहाँ पे याद रख लेना है। भारत का संविधान लागू कब हुआ था ये आपको बताना है। और भारत में जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। मैं 25 क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन 10-15 क्वेश्चन मैं खुद से पूछ लेता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे तैयारी करनी है, ना कि सिर्फ 25 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो जो पूछा जाएगा मैं वो चीज़ें आपसे यहाँ पे डेफिनेटली पूछ लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद से संबंधित यहाँ पे, जैसे कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, ठीक है। विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा है, ये आप वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर भेजिए। इससे क्या होगा कि अदर स्टूडेंट को भी यहाँ पे सहायता मिलेगी। विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। फिर इसी प्रकार से अगर बात किया जाए कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, कठोर प्लस लचीला है, या फिर कठोर है, या फिर सिर्फ लचीला है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इस तरीके से जो भी मुझे याद आ रहा है, तो मैं क्वेश्चन जो है पूछ सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप उसको आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखा जाए यहाँ पे किस देश का नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा नंबर, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तब राज्य का कौन सा आवश्यक तत्व भारत में विद्यमान नहीं था? संप्रभुता। संप्रभुता मतलब क्या होती है कि आप अपने देश के लिए आंतरिक मामले या फिर बाह्य मामलों के लिए निर्णय लेने के स्वतंत्र हैं। तो जब ब्रिटिश के अंतर्गत हमारी जो है सत्ता स्थापित थी, तो वो ब्रिटेन हमारे ऊपर कब्जा कर लिया था, तो हम आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। इस प्रकार से संप्रभुता नहीं थी उस समय। लेकिन हमारे प्रस्तावना में जो जोड़ा गया था, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मेरा सुनाने का उद्देश्य नहीं था कि मुझे आता है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं उद्देश्य था मेरा। क्लास 8 में मैंने रट लिया था। देखिए, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि इसी से जो है 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसमें एक जिक्र किया गया है 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। इसी में जो है प्रश्न जो हमने पूछा था धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, जो 3 शब्द जो जोड़े गए थे वो किस अमेंडमेंट से जोड़े गए थे, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इससे ही 5 क्वेश्चन आपके बड़े आराम से पूछे जा सकते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? देखिए, नेहरू, नासिर और टीटो जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित है। नहीं पे आपको विशेष फोकस देना है। तो माओवादी जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन से अलग है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला 6वां नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संविदा सिद्धांत से संबंधित नहीं था? सामाजिक संविदा से सिद्धांत से संबंधित नहीं था। देखिए, हॉब्स, लॉक और रूसो ये तीनों संबंधित थे, जबकि ग्रीन संबंधित नहीं था। इसी प्रकार से 7वां है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तू हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तू हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। किस सन में की थी आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अप्रॉक्सीमेटली मैंने 10 से 12 प्रश्न पूछ लिए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट डेफिनेटली अगर आंसर देता है,
ठीक है। तो मैं उसका आंसर पिन कर दूंगा, जिससे अदर स्टूडेंट को भी यहाँ पे आसानी होगी उस चीज़ को समझने के लिए। भारत का संविधान पूर्णतया किस दिन लागू हुआ था, वही चीज़ें मैं जो बता रहा था, 26 जनवरी 1950। एक प्रश्न तो सॉल्व हो गया। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है। नगर पालिका को 94वें संविधान संशोधन के तहत। अनुसूची कौन सी थी, तो अगर पंचायत की बात किया जाए तो 9 शेड्यूल था, और नगर पालिका की बात किया जाए 9A शेड्यूल था, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। कई प्रश्न हैं और इन्हीं में से घुमा फिरा के पूछते हैं। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे ये याद आएगी, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ें आई हैं। यह किसने कहा था कि प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा है। काफ़ी फेमस कथन है ये अब्राहम लिंकन का। जो डेमोक्रेसी है अर्थात प्रजातंत्र है वो जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। इसी प्रकार से 12 नंबर है, मंत्रिपरिषद किसके द्वारा किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। राज्य का वह विशेष तत्व कौन सा है जो राज्य को अन्य सभी संगठनों से अलग कर देता है, संप्रभुता, ठीक है। 14 नंबर हमारा है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। यह कथन किसका है, यह लॉक का कथन है कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है। 15 नंबर अगर बात की जाए तो भारत की संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अगर आपने संविधान को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। प्रारूप समिति को बार बार पूछा गया है तो इसको आपको रट लेना है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि ये जो है सजीवन बूटी का आपका काम करेगा, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अगर बात किया जाए। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं अपना। अगला प्रश्न 16 नंबर है। अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर की, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का, ठीक है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, पहली बात। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चयनित होता है। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप ग्राम सभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो 35 वर्ष आयु की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पूछे गए हैं और संभावना भी बनती है। संसदात्मक सरकार किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है, तो संसदात्मक जो हमारी है ये कठोर संविधान के अभाव में कार्य नहीं कर सकती है, ठीक है। भारत में शिक्षा का अधिकार कानूनी अधिकार है, ठीक है। 21 का के अंतर्गत जोड़ा गया था, ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था और किस सन में जोड़ा गया था, ठीक है। 21 का के अंतर्गत जोड़ा गया था, मैं बता दिया हूँ। अब ये मूल संविधान हो गया है, ठीक है, मूल अधिकार हो गया है, जो कि 12 से 35 के अंतर्गत कहलाता है, ठीक है। और इस तरीके से आपको बताना है कि किस सन में और किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। आई होप कि डेफिनेटली आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। 19 नंबर है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है। मान लीजिए किसी चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब इन द सेंस कि मान लीजिए कोई बिल पास होता है, लोकसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है लेकिन राज्यसभा के द्वारा रोक दिया जाता है, या फिर राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है, लोकसभा के द्वारा रोक लिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुलवाता है। और संयुक्त बैठक में अधिकतर क्या होता है कि लोकसभा के सदस्य अधिक होते हैं, ठीक है, तो लोकसभा जो है बिल पारित करवा लेती है, तो राष्ट्रपति अध्यक्षता करता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में आई थिंक 22 भाषाएं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये गलत है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और 21 में पूछा गया है कि राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं तो राज्य की विधानसभाओं द्वारा, ठीक है, राज्यसभा के अधिकतर जो सदस्य होते हैं वो राज्य की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। निम्नलिखित में सरकार का कौन सा एक अंग नहीं है, तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अंग है, ठीक है, संप्रभुता अंग नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पे एलिमिनेट मेथड के द्वारा आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। 23 नंबर है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 24 नंबर हमारा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या उल्लेखित है, मौलिक अधिकार उल्लेखित है। 1857 का विद्रोह प्रारंभ कब हुआ था, कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार से जो है वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं वीडियो को यहीं एंड अप करना चाहूँगा। हालांकि अभी भी मेरे मन में जो है अभी भी 10 से 12 प्रश्न जो हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ में सेशन देखा है तो इसके बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है, बहुत ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की स्थिति जब वह सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है तो क्या कहलाती है, उपसौर, और जब
वह सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अपसौर कहते हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है 21 जून को। ठीक है, और सूर्य की किरणें किस तारीख को जो है मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए अगला प्रश्न कोई, तो अगला प्रश्न है कि साल भर उच्च सापेक्ष आर्द्रता एवं उच्च तापमान किस जलवायु के लक्षण है, तो ये भूमध्य रेखीय जलवायु के लक्षण होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वहीं चौथा नंबर है कि हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो, बिली, विलीज सभी विभिन्न नाम हैं तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के। ठीक है, हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो और बिली, विलीज सभी विभिन्न किसके नाम हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के। ऑप्शन सी हमारा विल बी करेक्ट आंसर। पाँचवा नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है, तो लैकोलिथ, बैथोलिक और डाइक जो है ये तीनों जो हैं ये क्या हैं, ये आग्नेय शैल चट्टानें हैं, जबकि मार्बल जो है वो आग्नेय शैल चट्टान नहीं है। ठीक है, आग्नेय शैल नहीं है। इसी प्रकार से बात की जाए भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो अरावली है। ठीक है, और सातवां प्रश्न है कि प्राकृतिक पुल अपरदनात्मक स्थल रूप है भूमिगत जल का, तो प्राकृतिक पुल अपरदनात्मक स्थल रूप किसका है, भूमिगत जल का। वहीं आठवां नंबर है, देखिए इसमें कुछ प्रश्न आपको टफ भी लग रहे होंगे, लेवल इसका डेफिनेटली अगर मान के चले अप्रॉक्सीमेटली यही रहता है, कुछ प्रश्न एक दो को छोड़ दे, बाकी अप्रॉक्सीमेटली लेवल यही रहता है। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके से प्रश्न को जो है हैंडल करना है, आपको ये चीज़ें समझ लेनी है, किस लेवल की पढ़ाई करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शक भिन्न है जबकि 1 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये जो है 1:50,000 है। रूर औद्योगिक प्रदेश स्थित कहाँ पे है, तो जर्मनी में। ठीक है, इसी प्रकार से 10वां प्रश्न करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल नहीं है, रबड़, कहवा और गन्ना तीनों बागवानी फसल है। ठीक है, बागाती फसल है, जबकि चावल जो है बागाती फसल नहीं है। इसी प्रकार से 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से नगरों में से कौन सा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है, तो ओमस्क, मास्को और चीता ये तीनों जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित हैं, जबकि टोमस्क जो है वो साइबेरियन रेल मार्ग पर, इसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये टफ में आता है। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला समूह है। देखिए पिट जो होता है वो सबसे अशुद्ध रूप होता है, एंथ्रेसाइट सबसे शुद्धतम रूप होता है, तो ये अशुद्ध से शुद्ध रूप आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए था प्रश्न का लेवल। तो पहले पिट होता है, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रेसाइट। ठीक है, ये शुद्धतम रूप है कोयले का, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से लंकाशायर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लंकाशायर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सूती वस्त्र के लिए लंकाशायर प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से 14 नंबर अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। एटलस अफ्रीका में है। ठीक है, सियरा मार्दे मैक्सिको में और मैकिनली अलास्का में है, जबकि एंडीज़ जो है वो यूएसए में नहीं है। ठीक है, कनाडा में है। आई थिंक इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगला हमारा है कौन सी भूकंप मेखला नहीं है, तो परिप्रशांत महासागरीय मेखला और मध्य महाद्वीपीय मेखला और मध्य अंध महासागरीय मेखला ये तीनों जो हैं भूकंप मेखलाएं हैं, जबकि परि अंध महामारी मेखला ये जो है भूकंप मेखला नहीं है। ठीक है, इसको भी स्किप कर सकते हैं। भारत में मत्स्य का अग्रणी उत्पादक ये इम्पॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 17 नंबर अगर देखा जाए तो सुंदरवन की स्थिति निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो सुंदरवन जो डेल्टा यहाँ पे है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है। ठीक है, साथ ही साथ में जो हमारी बांग्लादेश से गिरती है, गंगा कहाँ पे गिरती है। ठीक है, गंगा का संगम स्थल कहाँ पे है, यानी गंगा जो है यमुना से कहाँ पर आकर मिलती है। और दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र को भारत में, ब्रह्मपुत्र को जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये पद्मा नाम किस शहर में या फिर किस देश में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को पद्मा नाम से, ये भी पूछा जा सकता है। और इस तरीके से जो 2-3 प्रश्न यहाँ पे जो भी मुझे दिमाग में आएंगे जो कि पूछे गए हैं, तो वो मैं पूछता रहूँगा बीच बीच में आपको। तो सुंदरवन की स्थिति निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में, हमने 4 प्रश्न पूछे हैं। चारों प्रश्न को आपको वीडियो को पॉज करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, मैं पिन कर दूंगा। उससे स्टूडेंट को क्या होगा, 25 यहाँ पे हम कराते हैं, लेकिन 10-12 प्रश्न जो है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से जो है प्रश्न करा दूँ। तो सुंदरवन की स्थिति निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा जो है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है,
छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। और सब साक्षरता की अगर देखा जाए तो साक्षरता के मामले में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, ठीक है। ये 6वां क्वेश्चन आई थिंक हो गया। स्वच्छता का जो अभी नया जो सर्वे हुआ है, तो स्वच्छता के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे स्वच्छ स्थान कौन सा है भारत में, इंदौर, ठीक है। इस बार भी हुआ था। इस प्रकार से जो है आपका पूछा जा सकता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि इस बार जो है जम्मू कश्मीर का मामला उठा था। और CAA जो हुआ है हमारा, इसी के अंतर्गत पूछा जा सकता है, भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी दर्रे से आप पूछे जा सकते हैं, जैसे लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, बोडमिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड के आप दर्रे यहाँ पे याद कर लीजिएगा। देखिए 2-3 आपको याद कर लेने, जैसे एक जम्मू कश्मीर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उत्तराखंड, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है हिमाचल प्रदेश। ये 3 ही राज्यों से दर्रे जो हैं वो पूछे जाते हैं। हिमालय का विभाजन जो है किन किन क्षेत्रों में किस तरीके से हुआ है, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा जो है अलग करती है, जैसे मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ किसके बीच में है, ठीक है, भारत पाकिस्तान। डूरंड रेखा भारत अफ़गानिस्तान, ये पूछे जा सकते हैं। बाकी जो प्रश्नों का लेवल है कि कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ पे है, किस स्थान पे है, ये पूछा जा सकता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें थे जो कि मुझे याद आ गई हैं। तो 12 से 15 प्रश्न तो ऐसे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत तथा श्रीलंका का विभाजन करता है। तो पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाक जलडमरू मध्य। इसी प्रकार से 19 नंबर है, सूत्र 1 और सूत्र 2, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा निम्नलिखित में से सही कूट का आपको यहाँ पे बताना है। तो जो समदाब रेखाएं होती है वो समान पवन वेग वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न अगर बात किया जाए तो माफ़ कीजिएगा, ए का 4, देखिए ए का 4 अर्थात समदाब रेखाएं क्या होती है, समान वायुदाब वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं होती हैं। समलवण रेखाएं क्या होती है, समान लवणता वाले बिंदुओं, वही सेम चीज़ें हैं आपको बड़ी आसानी से। समोच्च रेखाएं क्या होती है, समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाली बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं। और समगतिक रेखाएं समान पवन वेग वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समगतिक रेखाएं होती है। इस तरीके से ये प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। 20 नंबर है, मैटूर बांध अवस्थित है कावेरी नदी पर। भारत में कहवा का अग्रणी उत्पादक कौन सा है, कहवा पूछा है, ठीक है, तो कर्नाटक है। कॉफ़ी के माध्यम से आप पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि कपास का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेपा नगर प्रसिद्ध है किसके लिए, अखबारी कागज़ के लिए। और गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो गुजरात में। सर्वाधिक बॉक्साइट के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं, उड़ीसा में। और कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। ये 25 प्रश्न, कुछ 15 प्रश्न हमने बताए हैं, 15-20 से प्रश्न जो हमने डिस्कशन किए हैं। तो आई थिंक आप उसका आंसर ज़रूर देंगे। है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित किस शहर में महान स्नानागार पाया गया था। बचपन से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो में क्या पाया गया था, जिसे हम स्विमिंग पूल आज कहते हैं, तो उसे क्या कहते थे उसमें, महान स्नानागार। इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सातवाहन शासकों की राजधानी थी। तो सातवाहन शासकों की जो राजधानी थी वो थी प्रतिस्थान। तीसरा प्रश्न अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। हर बार हर दूसरे हर तीसरे साल यही पूछा जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। इस बार पूछा क्या जाता है, अगली बार ये पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री आया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दे देना है फाहियान। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, यही चीज़ें हैं आपको बिल्कुल रट लेनी है डेफिनेटली, क्योंकि जब आप पेपर दे के आएंगे, पेपर दे के निकलेंगे तो डेफिनेटली यही पेपर जो है, यही सेम प्रश्न जो है 10 से 15 प्रश्न जो है रिपीट होंगे, ठीक है। जो पेपर हमने करवा रखा है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली ये मोर देन इनफ होगा। चौथा नंबर है कि महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था, वर्धमान नाम था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अशोक महान शासक था, कहाँ का, मौर्य वंश का, ठीक है। और आपको बताना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। कुछ लोग रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप इसको स्किप मत कीजिएगा।
क्यों क्यों देखिए, अगर मैं प्रश्न भी पूछता हूँ तो वो पिछले साल पूछे गए हैं, इसी बेसिस पे मैं पूछता हूँ। तो इससे आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। छठवां प्रश्न है, कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो कौटिल्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक हर साल पूछा जाता है। देखिए अभी मैं कह रहा हूँ तो एक आपको हवाई लग रहा होगा, जब आप पेपर दे के आएंगे तो आपको ये खुद रियलाइज़ होगा कि जो हमने प्रश्न पत्र तैयार किया है या फिर जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है, उन्हीं के बेसिस पे सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप पेपर देने के बाद हम वहाँ पे आपसे देखेंगे वो चीज़ें। प्राचीन भारत में किस काल को स्वर्णयुग काल कहा जाता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गुप्त काल को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा संबंधित था। तो किससे संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। 9वां नंबर है, हड़प्पा सभ्यता की प्रधानता क्या थी? तो ये नगरीय व्यवस्था थी। सबसे बड़ी इसकी प्रधानता थी कि ये नगरीय व्यवस्था थी। 10वां प्रश्न इसी प्रकार से है। 10वां प्रश्न की अगर बात किया जाए तो कौटिल्य या चाणक्य ने जिसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था वो कौन थे? तो कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। अशोक के बारे में आपको डेफिनेटली पढ़ लेना है। समुद्रगुप्त के बारे में आपको पढ़ लेना है। जैसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं, रिपीट प्रश्न है, इसलिए मैं बार बार आपको ये चीज़ें फोर्स देकर कहता हूँ। विजयनगर का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो हरिहर। ठीक है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आपको एक चीज़ बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आप नोट करिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, साथ ही साथ में पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, और इस तरीके से जो प्रश्न है, जो पूछे जाने का तरीका है, वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट से, 12th पास स्टूडेंट से यही एक्सपेक्ट किया जाता है और यही प्रश्न जो है वो बार बार आते हैं। तराइन का युद्ध कब हुआ था, इसकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमने 4 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तीसरा पानीपत का, और चौथा जो है मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, उसको आप यहाँ पे बताइएगा। 1761 के पानीपत के, देखिए वहाँ पे पूछ लिया, एक प्रश्न ही पूछ लिया है कि 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में, ये तीसरा युद्ध था, पहला युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ये भी आपको याद रख लेना है कि किनके और किनके बीच में हुआ था। कुल मिला जुला के 50 या 70 प्रश्न होते हैं, तो आपको उसको देख लेना है। बाकी उसी में से घुमा फिरा के वो चीज़ें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 50-70 आप तो याद ही कर ही सकते हैं। ठीक है, 70 में से आपका 25 प्रश्न जो हैं आएंगे, 20-25 से। हो सकता है कि 2-4 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हो, तो ये चाहिए हो सकती है। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने मनसबदारी व्यवस्था की स्थापना की थी? अकबर ने। कुछ विशेष चीज़ें जैसे कि सिक्कों का प्रचलन जो है, फेमस जो चीज़ें हो गई, या फिर मनसबदारी, या फिर पहली, ठीक है, इस तरीके से, या फिर कोई ऐसा कर जो कि अभी तक किसी राजा ने लगाया था, वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। कि सुल्तान ने बाजार से नियंत्रण व्यवस्था प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सुल्तान जो है यहाँ पे पूछा गया है कि बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अगला प्रश्न है, शाहजहाँ ने बनवाया था ताजमहल बनवाया था? 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको गुरु नानक ने सिख संप्रदाय के गुरु के रूप में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? वो थे गुरु अंगद। ठीक है, इसी तरीके से जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही किस भाषा में लिखी गई है? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है। बात किया जाए 18 प्रश्न नंबर, तो 1857 में बिहार के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, 1857 में बिहार के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे साधारणतया मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी संबोधित किया जाता है? तो 1909 का जो था, इसे मार्ले मिंटो का नाम सुधार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब इससे संबंधित कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे असहयोग आंदोलन कब आया था? ठीक है, 1919 जो है डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ में 1909 बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ठीक है, बंगाल का विभाजन किसने किया था? ठीक है, भारत का पहला स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था? ठीक है, और बंगाल का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इससे जितने सेगमेंट क्लियर होते थे वो मैं चीज़ें बता दिया हूँ, इसके बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, मैं पिछले 6-7 साल से तो एनालिसिस कर ही रहा हूँ। ठीक है, और जो पेपर जो है पूछे जाते हैं तो मैं उनको एनालिसिस करता हूँ, तो वही चीज़ें घूम फिर के वो चीज़ें आती हैं। इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना इसमें पूछा है, तो 1906 में हुई थी। इसी प्रकार से अगर हमारा देखा जाए 21 नंबर देखा जाए, तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रवेश किसके द्वारा किया गया था? पाश्चात्य शिक्षा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा
पाश्चात्य शिक्षा का प्रवेश किया गया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे। ठीक है। इसी प्रकार से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए पूछ लिया ना, मैंने बताया था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये भारत का गवर्नर जनरल पूछा है। ठीक है, वायसराय से पूछ सकता है। ठीक है, सी राजगोपालाचारी क्या थे, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो पूछे जाने की संभावना भी बनती है। ठीक है, मैं एक काम करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी हो गया, सिविक्स हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया, जितने भी सेगमेंट हैं 2 घंटे का वीडियो बनेगा जिसमें कि सारे सिलेबस को एक ही विषय में जो है इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बियॉन्ड बिल्कुल नहीं आने वाला है। ये मैं करूँगा 10 से 15 दिन जब आपका एग्ज़ाम रह जाएगा उससे पहले करूँगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें तब याद रहेंगी और डेफिनेटली वो एग्ज़ाम में आपके सहायक रहेंगी। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके बाद एट द लास्ट में उसको भी देख लेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देशरत्न राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इसी प्रकार से निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। किस वर्ष किया था ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आई होप डेफिनेटली आप ये चीज़ें प्रश्न जो है मैंने जो पूछा है अभी तक वो आप प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे और इसकी PDF में आज इंस्टाग्राम पे मिलेगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो मैं उनके लिए टेलीग्राम का लिंक। पहला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसने देश में अपने सभी फुलफिलमेंट सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाली सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त कर दिया है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन को देखिए। ठीक है, अपने हिसाब से लगाइए। बाकी अदरवाइज अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इन जुलाई 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एलिमिनेटेड ऑल सिंगल्स यूज प्लास्टिक पैकेजिंग यूज्ड अक्रॉस इट्स फुलफिलमेंट सेंटर इन द कंट्री। ठीक है, इसमें आपको अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट एंड पेटीएम विद द फोर्थ ऑप्शन। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बता देंगे कि फ्लिपकार्ट होगा। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक के यहाँ पे बात किया जाए तो फ्लिपकार्ट ने देश में अपने सभी फुलफिलमेंट सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाली सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त कर दिया है और यह 2021 तक अपनी आपूर्ति श्रृंखला में प्लास्टिक मुक्त पैकेजिंग की ओर बढ़ने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इसकी कुछ अन्य प्रमुख बातें अगर पहलू में देखा जाए तो ई-कॉमर्स रेडी पैकेजिंग शामिल है, जहां यह पैकेजिंग की द्वितीय परत को जोड़े बिना लगभग 15% उत्पादों को शिप करने में सक्षम हुआ है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, यानी यहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे बताया है। इसी प्रकार से अगर हम देखें दूसरा प्रश्न हमारा है, तो दूसरा प्रश्न में देखें अगर बात करें तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 2021 में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है फरवरी 2021 तक की। यहाँ पे आपको जो डाटा के हिसाब से अगर बताना है तो वह है मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक चीन के झोंग सांसान के इस हफ्ते 22 बिलियन डॉलर गंवाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं और झोंग सांसान की बोतल बंद पानी की कंपनी ने इस हफ्ते रिकॉर्ड 20% की कमाई की है, जिससे मुकेश अंबानी एशिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन गए हैं। लगभग 80% बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी अब झोंग सांसान की तुलना में अधिक अमीर है। इनके नाम भी थोड़े से अजीब होते हैं, सांसान, अब जिनकी कीमत 76.6 बिलियन डॉलर है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे नीचे कर दूंगा, आपको इसको पढ़ लीजिए है। बाकी मैं ऑप्शन सिर्फ बताऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारा समय हो जाएगा। तो मेरी जो हमेशा से जो रिक्वायरमेंट रहती है कि तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जून 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया है? ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा केरल। ठीक है, तो केरल ने जो है 2021 में जो है नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन को शुरू किया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला हम देख लेते हैं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात NSDC और निम्न में से किसने डिजिटल स्किल चैम्पियनशिप प्रोग्राम जो है शुरू किया है? तो देखिए यह है व्हाट्सअप। ठीक है, यहाँ पे आपने देख भी लिया होगा, तो व्हाट्सअप जो इसका आंसर हो जाएगा सही। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और व्हाट्सअप ने मिल करके डिजिटल स्किल चैम्पियनशिप प्रोग्राम शुरू किया है और गठबंधन की घोषणा की है। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। वही पाँचवें प्रश्न की बात करते हैं तो भारत ने जून 2021 में किस राज्य से
यूनाइटेड किंगडम को भौगोलिक संकेत अर्थात जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है जीआई टैग जिसे कहते हैं प्रमाणित जर्दालू आमों की पहलू वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया है। काफ़ी क्लिष्ट भाषा है। अगर इंग्लिश में अगर इसको हम देखें तो इंग्लिश में जो हो जाएगा यहाँ पे, इंग्लिश में है कि इंडिया एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कमर्शियल कंसाइनमेंट ऑफ द जोग्राफिकल इंडिकेशन अर्थात जीआई सर्टिफाइड जर्दालू मैंगोज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इन जून। तो जो जर्दालू जो है यहाँ पे, जो जर्दालू आम जो है ये किस राज्य से आता है जिसको जीआई टैग मिला गया है, किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम यानी यूएन के द्वारा। तो ये जो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ये होगा बिहार। ठीक है, जर्दालू आम जो है ये बिहार का है, इसको जीआई टैग इस बार दिया गया है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, देखिए जनवरी 2021 में राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल का उद्घाटन किसने किया है? तो जनवरी 2021 में राष्ट्रीय पुलिस K9 का जो उद्घाटन किया है वो अमित शाह ने किया है। ठीक है, अमित शाह इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसके बारे में अगर पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि डैश की सरकार ने रेटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात JVC को शामिल करने की मंजूरी दी है। तो कहाँ की, किस राज्य ने? ये जम्मू कश्मीर, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने रिटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात JVC को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, देख लेते हैं कि गणतंत्र दिवस प्रदर्शन 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? ये डेफिनेटली पूछे जाने की संभावना पूरी बनती है यहाँ पे। तो जो है उत्तर प्रदेश की जो है झांकी को सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे मिला है। ठीक है, 26 जनवरी जो हुआ था इस बार गणतंत्र दिवस। और इस प्रकार से अगर हम अगला देखें तो बांग्लादेश ने निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सीमा पर अधिक सीमा हाट खोलने की पहल की है? तो बांग्लादेश ने मिजोरम के साथ जो है सीमा पर जो है अधिक सीमा हाट खोलने की पहल को शुरू किया है। अगर इंग्लिश में यहाँ पे देखें, इंग्लिश में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इंग्लिश में जो है चीज़ें समझ में आ जाती है। बांग्लादेश हैज़ टेकन द इनिशिएटिव टू ओपन मोर बॉर्डर्स हार्ट्स अलॉन्ग द बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मतलब जो बॉर्डर होता है, मान लीजिए यहाँ पे बॉर्डर मिजोरम और बांग्लादेश का है, तो इसके बॉर्डर पर क्या होता है, बाजार हाट यहाँ पे खुलते हैं। तो वही मिजोरम के साथ इन्होंने गठबंधन किया है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न अगर बात किया जाए तो अगला प्रश्न हमारा है कि हु वर्चुअली लॉन्च्ड जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन ऑन द ओकेशन ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च 2021। ठीक है, यानी जल शक्ति जो है कैच द रेन, मतलब यहाँ पे क्या है कि 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी ने की है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी जो है सही हो जाएगा। अगला इसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि 21 नंबर है, माफ़ कीजिएगा 11 नंबर है। 21 मई 2021 को हाल ही में DRDO द्वारा कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट के रूप में घोषित किट का नाम क्या है? तो ये है डिपकोवैन। ठीक है, डिपकोवैन इसका नाम है, जो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। इसी प्रकार से 12 नंबर अगर बात किया जाए तो 12 नंबर है, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेत रिपोर्ट जारी की है? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने जो है जनवरी 2021 में भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेत रिपोर्ट जारी की है। किसने? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने। इसी प्रकार से 13 नंबर है कि जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने जेरेमी केसल को भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो ट्विटर को। ठीक है, ट्विटर को यहाँ पे नया अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो जून 2021 में जो है ट्विटर ने जेरेमी केसल को भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 14 नंबर यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण नेटवर्क पुनर्वास परियोजना किस वित्तीय संगठन द्वारा वित्त पोषित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण नेटवर्क जो है ये पुनर्वास परियोजना जो है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको पैसे देता है जो उत्तर प्रदेश में है। लास्ट हमारा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न को अगर बात की जाए तो डैश कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था। एक मोबाइल एप्लीकेशन जो किसी व्यक्ति के कार्बन पदचिह्न की गणना करता है, वो राज्य है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चंडीगढ़ ने कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, पहला राज्य है जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो किसी व्यक्ति के कार्बन पदचिह्न की गणना करता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको यहाँ पे पसंद आई होंगी। ठीक है,
इसी प्रकार से हमारा नेशनल अफेयर्स यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद स्पोर्ट्स से संबंधित, इसके बाद इंडिया में कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो 2-3 सेगमेंट है, उसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।